हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश संगी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2020 का पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पहले हम पेपर 1 की बात करेंगे। इस बार जो पेपर हुआ है जेईई एडवांस का, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का काफी मेजर पोर्शन था। आउट ऑफ 32 क्वेश्चन में से यहाँ पर लगभग 50% क्वेश्चन किसके थे? फिजिकल केमिस्ट्री के थे। लगभग 15 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आए थे। तो अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल तो ज्यादा हाई नहीं था केमिस्ट्री में, बट फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्चुअल थे और इजी वाले भी थे, बट उनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी। तो हम यहाँ पर वन बाय वन करके क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ molecular speed of gas is as per given figure shown below, then the ratio of MPS, most probable speed, average speed and the root mean square speed respectively। तो ग्राफ आपको गिवन है, कुछ इस तरह का ग्राफ है। यस, आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा हुआ है। वो एक्चुअली कैसा था? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड के साथ कुछ इस तरह का ग्राफ था, और जो ग्राफ आपको गिवन है वो इस तरह का है। जो ये ग्राफ था वहां पे अनइवन, यहाँ पे मॉलिक्यूल का स्पीड क्या था? डिफरेंट परसेंटेज मॉलिक्यूल का स्पीड क्या था? डिफरेंट था, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। बट अगर आप देखें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों क्या है? एक दूसरे का मिरर इमेज है। यहाँ पे एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक आपको ग्राफ गिवन है। ये ग्राफ क्या है? अनसिमेट्रिक है। तो अगर हम यहाँ पे एमपीएस, एवरेज और आरएमएस की बात करें तो यूएमपीएस क्या होता है? रूट 2RT अपॉन कैपिटल एम। यू एवरेज कितना होता है? रूट 8RT अपॉन कैपिटल एम पाई एम। एंड यू आरएमएस की बात करें तो कितना होता है? रूट 3RT अपॉन कैपिटल एम। ठीक है। अब यहां तो ये वाला आपको ये रेशियो अगर आप देखना चाहें तो यूएमपीएस, यू एवरेज एंड यूआरएमएस का रेशियो क्या मिलेगा आपको? रूट 2:√8/पाई एंड रूट 3 ये एवरेज आपको मिलता है। बट वो इस ग्राफ के लिए होता है। जो आपको ग्राफ गिवन है वहां पे क्या है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे एक सिमेट्रिक, इसका ऐसा बोल दीजिए कि ये सिमेट्रिक ग्राफ है। ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगा वो हम क्या बोलते हैं? एमपीएस बोलते हैं। तो यूएमपीएस तो कितना? रूट 2RT अपॉन कैपिटल एम। अब अगर हम एवरेज स्पीड निकालना चाहें, अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 100 मॉलिक्यूल की स्पीड का एडिशन करके आप उसका एवरेज लें तो यहाँ पे एवरेज किसके बराबर आएगा? एमपीएस के बराबर ही आएगा। अगर हम यहाँ पे 0 से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड को हमने अगर ड्रॉ किया हुआ है, तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल का और इस मॉलिक्यूल का दोनों का स्पीड एड करके एवरेज लूं तो 0 + 100 अपॉन 2 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पे 0 + 100/2 तो कितना आएगा? 50। अगर हम यहाँ पे किसी दो पॉइंट पर स्पीड का एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज कितना होगा? यहाँ पे 50 ही आ रहा होगा। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड ले लेता हूं तो राइट। तो यहाँ पे जो बिकॉज ये जो ग्राफ है वो आपको सिमेट्रिक ग्राफ गिवन है, तो इन दोनों का अगर आप एवरेज निकालेंगे, सारी स्पीड का एवरेज निकालेंगे, 100 मॉलिक्यूल की स्पीड का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा आपको? 50 मीटर पर सेकंड ही आएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? जो एमपीएस और जो एवरेज है उन दोनों का वैल्यू क्या है? बराबर है रूट 2RT अपॉन कैपिटल एम ही आपको मिलेगा। ठीक है। अब क्या आरएमएस भी सिमिलर होगा क्या? तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन गिवन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप सी ऑप्शन पे जाते तो सी ऑप्शन कब करेक्ट होता? जब ये वाला ग्राफ होता। बट ये वाला ग्राफ नहीं है तो सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट आंसर होगा। तो सी तो आपका इनकरेक्ट होने वाला है। बट क्या फर्स्ट करेक्ट होगा क्या? फर्स्ट को भी आप चेक कर लीजिए, क्या फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा क्या? कि अगर आप 0 से 100 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी को अगर यहाँ पे देखें तो अगर आप सपोज दो वेलोसिटी को यहाँ पे देख लीजिए, किसी दो वेलोसिटी को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे यू आरएमएस क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n1 + n2 + n3। तीनों जितने भी मॉलिक्यूल है उनका सम यहाँ पर आपको पुट करना होता है। तो अगर आप यहाँ पे हर स्पीड को पुट करके उसका स्क्वायर करके एवरेज ले लें, डिवाइड कर लें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से और रूट निकालें तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या होगा? जब आप हायर वेलोसिटी पुट करेंगे तो हायर वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही होगी वो यहाँ पे एवरेज से आपको ज्यादा मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यू भी पुट करके देख लें कि सपोज यहाँ पर ये वेलोसिटी है आपको मिल रहा है, सपोज आप 0 से 100 वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सपोज आपने लिया 60 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे आपने 40 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी ले ली। अगर आप एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज क्या होगा? 60 + 40/2
दो मॉलिक्यूल की स्पीड का आपने एवरेज निकाला तो ये कितना आएगा 50 ही आएगा, 50 मीटर पर सेकंड। और अगर आप यहाँ पे आरएमएस निकालना चाहें तो यू आरएमएस क्या होगा, रूट वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वेलोसिटी कितना है 60 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर अपन कितना मॉलिक्यूल है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आप रूट निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर कितना है 3600 प्लस 40 का स्क्वायर कितना है 1600 अपॉन 2 रूट। तो जब आप इसका रूट लेंगे कितना आएगा, कितना 4200 5200 अपॉन 2 रूट, तो यहाँ पे कितना आ रहा है ये 2600 आ रहा है। तो जब आप इसका रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 50 ही आपको इसका रूट आपको ग्रेटर देन 50 ही मिल रहा होगा यार, राइट। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एमपीएस और एवरेज से ज्यादा ही होने वाला है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे रेशियो की बात करें तो इनका रेशियो क्या होगा, बिकॉज आर एम एस वेलोसिटी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, यू एवरेज एंड एमपीएस का वैल्यू क्या है, एमपीएस एंड यू एवरेज का वैल्यू बराबर है, और आरएमएस क्या है इनसे ज्यादा है, तो यू आरएमएस इनका वैल्यू क्या होगा √2RT अपॉन कैपिटल एम, इन दोनों का वैल्यू बराबर है, और यू आरएमएस तो सबसे ज्यादा होने वाला उसका वैल्यू क्या होगा √3RT अपॉन कैपिटल एम। तो अगर आप रेशियो ले लें इनका रेशियो आपको क्या मिल जाएगा, यू एमपीएस इज टू यू एवरेज इज टू यू आरएमएस इक्वल टू कितना होगा √2RT अपॉन कैपिटल एम इज टू √2RT अपॉन कैपिटल एम इज टू √3RT अपॉन कैपिटल एम। √2RT अपॉन कैपिटल एम से सबको डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 1:1 √3/2, जो कि कितना होगा लगभग 1.224 के अप्रोक्स आपको मिल जाएगा। तो इनका जो रेशियो होगा वो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा 1:1:1.224। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जनरली हम ये ग्राफ देखते हैं वहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, बट एक्चुअली इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर क्या है सेकंड इसका आंसर होगा, राइट। तो ये स्लाइटली डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है और थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन इजी है। बोला है इन थर्मोडायनेमिक्स द पीवी वर्क डन इज गिवन बाय, आपको वर्क डन गिवन है W = -dV.P external for a system undergoing a particular process, the work done is, work done given है आपको W = -dV into RT upon V minus B minus A upon V square. This equation is applicable to, अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों को देखें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, एक्सटर्नल की जगह ये प्रेशर, पी एक्सटर्नल की जगह ये प्रेशर पुट किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉन डेर वाल्स की इक्वेशन दिखाई नजर आ रही होगी। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इस एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्लेस करके क्या किया, यहाँ पे रियल गैस के प्रेशर को पुट किया गया होगा। फिर भी हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा किया गया है क्या। ऑप्शन आपको गिवन है सिस्टम दैट सेटिस्फाई द वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो इक्वेशन कब एप्लीकेबल होगी, अगर ये वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। तो हम कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रेशर की जगह अगर आप ये वाला प्रेशर वॉन डेर वाल्स गैस का प्रेशर हुआ तो ये रियल गैस के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो रियल गैस का फॉर्मूला वॉन डेर वाल्स इक्वेशन P + A/V² 1 मोल के लिए V - B = RT, राइट। तो यहाँ से आप P निकाल लें तो P गैस क्या होगा यहाँ पर RT अपॉन V - B माइनस A अपॉन V²। तो क्या यहाँ पे गैस के प्रेशर के एक्सटर्नल प्रेशर की जगह गैस का प्रेशर पुट किया है क्या, यस ये किया है। और ये प्रेशर क्या रियल गैस के इक्वेशन के थ्रू आ रहा है क्या, यस आ रहा है। तो ये जो वर्क का फॉर्मूला है वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा, रियल गैस के लिए भी या वॉन डेर वाल्स गैस के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो बोला है सिस्टम दैट सेटिस्फाइड द वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ द स्टेट, यस ये वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड बोला है प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल। अब प्रोसेस रिवर्सिबल है या नहीं है ये कैसे पता लगा, आपको एक पॉइंट आपको यहाँ पे आपने पढ़ा होगा जब आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा होगा। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर आपस में क्या होता है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस P एक्सटर्नल एंड P गैस क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो क्या एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्लेस करके गैस का प्रेशर प्लेस किया है, ये यस प्लेस किया है। तो एक प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा।
अब आइसोथर्मल हो सकता है क्या? यस, देखिए यहाँ पे ये जो वर्क डन है वो आइसोथर्मल में भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को इसका इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे इसका डेफिनेटली इंटीग्रेशन हो सकता है। तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल भी पॉसिबल है। रिवर्सिबल तो डेफिनेटली होगा, आइसोथर्मल भी हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या होगा? करेक्ट होगा। थर्ड बोला गया है प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में भी वर्क डन कैसे निकाला जाता है? इंटीग्रेट करके ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे P डॉट dV के इंटीग्रेशन से वर्क डन आपको मिल सकता है। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो भी ये वर्क डन यूज में लिया जा सकता है। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो किसके लिए दे रखा है? रियल गैस के लिए, वैन डर वाल्स गैस के लिए। तो एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्लेस करके यहाँ पर आपको गैस का प्रेशर प्लेस किया है। आप इसको इंटीग्रेट करके वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस हो चाहे एडियाबेटिक प्रोसेस हो, दोनों में ही आप यहाँ पे वर्क डन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट ये प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल है। तो जहां पे रिवर्सिबल है वही वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैन डर वाल्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। स्टेटमेंट सही है ए। B process that is reversible and isothermal statement will be correct and process that is reversible and adiabatic ये भी correct हो जाएगा। D आपको बोला है प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर की जगह गैस के प्रेशर को प्लेस किया है। तो एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर यहाँ पे आपस में बराबर है, इसलिए प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें फिजिकल केमिस्ट्री से। गिवन आपको द क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग केटायन M and anion X is shown below when compared to the anion and cation the smaller ionic radius। जब यहाँ पे आप कंपेयर करते हैं तो एनायन और केटायन को, तो केटायन का आयनिक रेडियस एनायन से छोटा है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो जो यहाँ पर X है वो एनायन है और जो M है वो केटायन है, राइट। तो अरेंजमेंट की बात करें तो एनायन कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पर स्फीयर जो हमारा क्यूब है उसके एज सेंटर पर प्रेजेंट है। कितने एज सेंटर पर? 4 एज सेंटर पर। और जो केटायन है वो कहाँ प्रेजेंट है? 2 ऑपोजिट फेज सेंटर पर। तो फर्स्ट पूछा गया है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे देखेंगे? इफेक्टिव कितने यहाँ पर केटायन प्रेजेंट है यूनिट सेल में और कितने एनायन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे M की बात करें, केटायन कितने हैं? जो M है वो कहाँ पर है? फेज सेंटर पर। फेज सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ। कितने केटायन है यहाँ पे? 2, तो हाफ इंटू 2। और एनायन कितना होगा यहाँ पे? जो एज सेंटर पे होता है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है? 1/4। कितने यहाँ पर एनायन है? 4 इंटू 4, तो ये मिल जाएगा mx। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? mx। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। सेकंड बोला है द केटायन M and anion X have different coordination geometry। डिफरेंट कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री या बोल दीजिए डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरीके से आप इसको देख लें। अगर सिमिलर कोऑर्डिनेशन नंबर हुए तो सिमिलर जियोमेट्री होगी, अगर डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर हुए तो डिफरेंट जियोमेट्री होगी। अब उसके लिए आप क्या कंसीडर कीजिए कि यहाँ पे इसके साइड में एक और स्फीयर हम यहाँ पर एक और क्यूब को कंसीडर कर लेते हैं। तो एक और क्यूब हमने यहाँ पे कंसीडर किया। तो एटम कहां प्रेजेंट होंगे? यहाँ पर जो एनायन है वो एज सेंटर पर और जो केटायन है वो कहां पर? फेज सेंटर। इस तरीके से होगा, राइट। तो अब ये वाला जो एटायन है वो क्या होगा? ऊपर वाले 4 एनायन और नीचे वाले 4 एनायन के कांटेक्ट में होगा। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन कितना होगा? यहाँ पर ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4, क्योंकि यहाँ पे जब आप आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो स्टेबिलिटी के लिए आप क्या कंसीडर करते हैं कि एनायन एनायन के बीच में कांटेक्ट ना हो और केटायन केटायन के बीच में कांटेक्ट ना हो। जो कांटेक्ट हो किसके बीच में हो? केटायन और एनायन। तो एक केटायन ऊपर वाले 4 एनायन और नीचे वाले 4 एनायन को टच करेगा। तो अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन की बात करें तो ये कितना होगा वो आप देख लीजिए। अब एनायन कहां पर प्रेजेंट है? ये वाला एनायन। अब यहाँ पर ये एज सेंटर कितने यूनिट सेल के बीच में शेयर हो रहा होगा? जो ये एटम है वो कितने यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है? जो एटम एज पे प्रेजेंट होता है वो 4 यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है। अब एक यूनिट सेल में ये 2 वाले इसको टच करेंगे, इसको अगर हम टच करें, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर इस यूनिट सेल में कितना है? 2 केटायन इसको टच कर रहे होंगे। तो एक यूनिट सेल में 2 टच करेंगे तो बिकॉज ये 4 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है तो चारों यूनिट सेल में 2 केटायन इसको टच कर रहे होंगे। तो 4 यूनिट सेल में कितने केटायन हो गए जो इसको टच कर रहे होंगे? 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा? 8 होगा। यानी इनका अरेंजमेंट क्या है? सिमिलर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिमिलर है मींस कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री भी क्या होगी? सिमिलर होगी। आपको बोला डिफरेंट कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री, तो स्टेटमेंट क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। सी स्टेटमेंट की बात करें, सी स्टेटमेंट बोला है रेशियो ऑफ mx बॉन्ड लेंथ टू द
क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ इज 0.866। अब देखिए इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये केटन है यहाँ पर इसके फेस सेंटर पर और ये वाला है यहाँ पर इसके एज सेंटर पर। अगर हम इस क्यूब को 8 मिनी क्यूब में ब्रेक कर दें, इस क्यूब को, जो कि आपको यहाँ पे पेपर में डायग्राम में अच्छे से गिवन भी है, तो वहां पे डैश डैश करके वहां पे मिनी क्यूब भी बनाए हुए हैं। तो अगर आप इस क्यूब को 8 मिनी क्यूब में ब्रेक कर दें तो यहाँ पर अगर मैं इस मिनी क्यूब को ब्रेक करने के बाद अगर एक मिनी क्यूब को बाहर निकाल लेता हूं तो यहाँ पर ये वाला जो केटायन है वो इस पॉइंट पर आ रहा होगा और जो ये वाला एनायन है वो इस पॉइंट पर आ रहा होगा। ठीक है, हमने इसको मिनी क्यूब में ब्रेक कर दी तो नीचे वाले पोर्शन में 4 मिनी क्यूब, ऊपर वाले पोर्शन में 4 मिनी क्यूब बनेंगे, तो हमने एक मिनी क्यूब को बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे ये तो है एनायन और ये है केटायन, तो ये M और ये X। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एनायन और केटायन एक दूसरे को टच करेंगे, तो अगर ये एक दूसरे को टच करें तो हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन किसके बराबर होगा, ये दोनों एक दूसरे को टच करें तो यहाँ पे इसका जो भी क्यूब, इस बॉडी का जो भी क्यूब डायगोनल होगा उसके बराबर ये होगा। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें तो क्यूब डायगोनल इसका कितना होगा, a√3/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका क्यूब डायगोनल a√3/2 के बराबर है। अब आपको पूछा है रेशियो ऑफ mx बॉन्ड लेंथ, तो mx बॉन्ड लेंथ क्या हो गया यहाँ पे, रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन टू द क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ क्या है, a, तो रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन अपॉन a कितना होगा, √3/2, √3 कितना 1.73 के बराबर अपॉन 2, तो कितना होगा 0.865 के लगभग कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। राइट, तो इन्होंने बोला है रेशियो ऑफ mx बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल। तो mx बॉन्ड लेंथ मींस इसका रेडियस और इसका रेडियस, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अपॉन जो यूनिट सेल का एज है उसकी लेंथ, तो इन दोनों का रेशियो कितना 0.865 के बराबर है। तो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। राइट, 4 बोला है द रेशियो ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ केटायन M टू एनायन X इज 0.414। तो जो रेडियस है केटायन टू एनायन वो कब होती है 0.414, जब केटायन किसमें प्रेजेंट हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट हो। बट यहाँ पे केटायन कहां प्रेजेंट है, ए सेंटर पर प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट नहीं है, तो ये रेडियस रेशियो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। राइट, तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पर, इनकरेक्ट होगा। तो ए और सी आपके करेक्ट स्टेटमेंट होंगे, बी एंड डी क्या होगा यहाँ पर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इंटीजर टाइप क्वेश्चन से आपको गिवन है, बोला गया है 5 ml 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन टेकन इन अ कॉनिकल फ्लास्क इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट NaOH from a burette using phenolphthalein indicator. The volume of NaOH required for the appearance of permanent faint pink color is tabulated below for 5 experiment. Which is concentration? What is the concentration in molality of the NaOH solution? तो हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, रेडॉक्स रिएक्शन या मोल कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो बहुत इजी था, बट जो यहाँ पे आपको डेटा गिवन है उसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा सोचना था। अगर आपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए होते तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, तो जब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड टाइट्रेशन के बाद जब हम नेक्स्ट टाइट्रेशन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, अगर वॉल्यूम आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है तो वही वैल्यू की इसके लिए होती है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन या इक्विवेलेंट पॉइंट के लिए उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे NaOH का रिक्वायर्ड रहेगा। जिस टाइट्रेशन की हम बात कर रहे हैं किसका, ऑक्सैलिक एसिड एंड NaOH। तो जब आप ऑक्सैलिक एसिड को NaOH के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं तो इसमें थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट पर, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट में आपको सिमिलर वॉल्यूम ऑफ NaOH मिल रहा है। फर्स्ट 2 में क्या मिल रहा है आपको, डिफरेंट वॉल्यूम मिल रहा है, मींस वहां पर एरर आपको मिल रही है, तो वो एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है NaOH का जो टाइट्रेशन के लिए यूज में हुआ है। ये तीनों सिमिलर वॉल्यूम है, इसका मींस यहाँ पे जो वैल्यू होगा, जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एक्यूरेट वॉल्यूम जो NaOH का टाइट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है 9 ml। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड कितना है, 9 ml। राइट, अब आपको इस NaOH का मोलिटी बताना है। अब तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ऑक्सैलिक एसिड प्लस NaOH। राइट, तो ये रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है। राइट, तो अब अगर आपको यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम H प्लस की बात करें, मोल्स ऑफ H प्लस मोल्स ऑफ OH माइनस के बराबर हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट
न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो जो ऑक्जेलिक एसिड का कंसंट्रेशन होगा उससे डबल यहाँ पर H+ आपको बनेंगे। तो मोल्स ऑफ H+ क्या होगा 2 इनटू मोलरिटी। अच्छा यहाँ पे मोल्स को आप क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मोल्स क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर आप मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड की बात करो तो मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्या होंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इनटू 2। क्यों, जितने मोल्स ऑक्जेलिक एसिड के होंगे उससे डबल क्या होंगे, आपको H+ के मोल्स मिल रहे होंगे इक्वल टू M इनटू V ऑफ NaOH। तो मोलरिटी आपको ऑक्जेलिक एसिड का कितना गिवन है, 5 मोलर और 5 ml एंड 0.1 मोलर आपको ऑक्जेलिक एसिड के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है। मोलरिटी ऑफ NaOH आपको पता करना है। वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना 9 ml यूज में हुआ है। तो मोलरिटी ऑफ NaOH कितना होगा 1/9 मींस 0.11 मोलर, व्हिच विल बी द योर करेक्ट। बोला गया है कंसीडर द रिएक्शन A to B at 1000 Kelvin at time t dash the temperature of the system was increased to 2000 Kelvin। तो उसके लिए आपको ग्राफ गिवन है। पहले 1000 केल्विन पे प्रोसेस चल रहा था, फिर आपने t dash पे क्या किया, टेंपरेचर को 2000 केल्विन पे बढ़ा दिया। तो उससे यहाँ पे ग्राफ गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ टाइम का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया। The temperature of the system was increased to 2000 Kelvin and the system was allowed to reach equilibrium. Throughout the experiment, the partial pressure of A was maintained at 1 bar। तो partial pressure of A throughout the process कितना है, 1 bar आपको given है। Given below is the plot of the partial pressure of B with time. What is the ratio of standard gives the energy of the reaction at 1000 Kelvin and 2000 Kelvin। अब जो इंफॉर्मेशन ग्राफ गिवन है वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए 1000 केल्विन पर भी इक्विलिब्रियम था, 2000 केल्विन पर भी इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे 1000 केल्विन तक जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी था वो कितना था 10 बार। वो कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर बी क्या रहेगा, कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम प्रोसेस वही होता है जिसमें पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन क्या रहता है, कंपोनेंट का कांस्टेंट रहता है। तो जब तक कांस्टेंट था वो इक्विलिब्रियम था, जैसे ही टेंपरेचर चेंज किया तो अगेन कांस्टेंट होने के बाद फिर से इक्विलिब्रियम आपको मिल गया। तो यहाँ पे एट 1000 केल्विन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना था, 10 बार था। तो यहाँ पे आप के निकाल सकते हैं, क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो मींस 10/1। तो ये 1000 केल्विन पे आपको क्या मिला, के का वैल्यू मिला। अगर आप 2000 केल्विन पे बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है, अब यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, मींस ये इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो कितना होगा 100 बार। तो के कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के अकॉर्डिंग 100/1। ठीक है। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे रेशियो ऑफ गिब्स एनर्जी एट 1000 केल्विन टू 2000 केल्विन। तो डेल्टा जी क्या क्या रिलेशन है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी एल एन क्यू। जब इक्विलिब्रियम होता है तो डेल्टा जी 0 हो जाता है और क्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है, के में। देन डेल्टा जी नॉट कितना होता है, माइनस आरटी एल एन के और माइनस 2.303 आरटी लॉग के बराबर। तो आपको दो डेल्टा जी नॉट के बीच में रिलेशन लेना है, कौन कौन सा, 1000 एंड 2000। तो डेल्टा जी नॉट एट 1000 अपॉन डेल्टा जी नॉट एट 2000 केल्विन का रेशियो क्या होगा, यहाँ पर 2 माइनस 2.303 आर टेम्परेचर कितना 1000 केल्विन, लॉग के का वैल्यू 1000 केल्विन पर 10 अपॉन माइनस 2.303 आर टी टेम्परेचर कितना है 2000 केल्विन लॉग 100, राइट। तो माइनस 2.303 आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1000 से 2000 2 टाइम, log 10 का वैल्यू 1, log 100 का वैल्यू 2। तो ये कितना बनेगा 1/4, मींस आपका आंसर कितना होगा 0.25 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, गिवन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अगर चीजें आपको पता थी तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी थी। तो क्वेश्चन आपको गिवन है, कंसीडर है 70% एफिशिएंट hydrogen oxygen fuel cell working under standard condition at 1 bar and 298 Kelvin। Cell reaction given है H2 plus half O2 से H2O बन रहा है। The work derived from the cell on the consumption of 10 raised to power minus 3 mole of H2 gas is used to compress 1 mole of monoatomic ideal gas in a thermally insulated container। Thermally insulated container means heat exchange क्या हो वहां पर 0 हो, यानी adiabatic container हो, adiabatic process हो। What is the change in the temperature of the ideal gas? तो आपको ideal gas के टेम्परेचर में चेंज बताना है।
तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टू हाफ सेल का आपको गिवन है, आपको यहाँ पे F का वैल्यू 96500 गिवन है, R का वैल्यू 8.314 गिवन है। तो आपको यहाँ पे क्या है कि ये एक फ्यूल सेल दे रखा है, कौन सा फ्यूल सेल है, H2 प्लस हाफ O2 की रिएक्शन से आपको बन रहा है H2O। तो ये फ्यूल सेल आपको दे रखा है, इसके 70% एफिशिएंट है, 10⁻³ मोल ऑफ वाटर के यहाँ पर, सॉरी 10⁻³ मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिएक्शन से जितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आइडियल गैस के लिए यूज में ले रहे हैं, उसको कंप्रेस करने में यूज में ले रहे हैं। तो जब आप आइडियल गैस को कंप्रेस करेंगे तो वहां पे उसके टेम्परेचर में कितना वेरिएशन होगा, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि इससे कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गिब्स फ्री एनर्जी का, अगर हम कैलकुलेशन करें तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन कर देते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कितना एनर्जी वर्क की फॉर्म में आप यूज में ले सकते हैं, उसका कितना परसेंट यूज में लेना है आपको, 70%। तो अभी हम यहाँ पे सेल पोटेंशियल की बात करें, इसका सेल पोटेंशियल क्या होगा, ई सेल, यहाँ पर हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। तो आपको ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और हाइड्रोजन का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो यहाँ पे ई के तोड़ माइनस ई ए नोट से ई नोट कितना मिल जाएगा, 1.23 वोल्ट, राइट। अब अगर हम यहाँ पे डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें तो डेल्टा जी नॉट या डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल किसके बराबर होगा, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी यानी एनएफ ई सेल के बराबर, राइट। माइनस माइनस एनएफ ई सेल होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा एनएफ ई सेल। तो अगर आपको ई सेल पता है तो आप इलेक्ट्रिक वर्क यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक वर्क कितना होगा, अब देखिएगा यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन के लिए था ये इतना वर्क, तो पहले हम 1 मोल के लिए निकाल लेते हैं। n का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 0 से किस में जा रहा है ये प्लस में, कितना हाइड्रोजन 2, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 296,500 इंटू 1.23 4 जूल फॉर 1 मोल H2, 1 मोल H2 के लिए है। अब विद 70% एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बात करें, W इलेक्ट्रिकल कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 96500 इंटू 1.23, 1 मोल के लिए इतना था, 10⁻³ मोल के लिए विद 70% एफिशिएंसी इतना जूल वर्क आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वर्क मिल रहा है उसको आप किस में यूज में ले रहे हैं, गैस को कंप्रेस करने में, वो भी एडियाबेटिकली। तो यहाँ पर अगर आप एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू गैस को कंप्रेस करते हैं तो वर्क कितना होता है यहाँ पे, W इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टेम्परेचर कितना चेंज हो जाएगा। तो P2V2 को आप क्या ले सकते हैं यहाँ पे, nRT2 माइनस nRT1 अपॉन गामा माइनस 1 भी पुट किया जा सकता है, nR कॉमन ले लेंगे तो W कितना हो जाएगा, nRT2 माइनस T1 मींस डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1। तो यही डेल्टा T आपको बताना है। तो डेल्टा T विल बी इक्वल टू W इंटू गामा माइनस 1 अपॉन NR। तो वैल्यू सभी पुट कीजिए, W कितना मिला आपको 2 इंटू 96500 इंटू 1.23 इंटू 10⁻³ इंटू 0.7, ये तो मिला आपको W। और गामा माइनस 1, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा क्या होता है 5/3, तो 5/3 माइनस 1, तो ये कितना रह जाएगा 2/3 अपॉन n का वैल्यू 1, R 8.31 और आपको यहाँ पर गिवन है। तो सारी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे तो आपको मिलेगा ये 13.32 केल्विन के लगभग। तो डेल्टा टी कितना मिल जाएगा आपको 13.32। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो इजी था बट कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सरल है, मोल कॉन्सेप्ट से गिवन आपको एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर प्रोड्यूस्ड एट 300 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर व्हेन 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 50 ml 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड आर कंबाइंड फॉर द रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन की बात करें, एल्यूमिनियम की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से होगी, तो बोला गया है क्या बन रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस H2। तो बैलेंस कर दीजिए इक्वेशन को, इक्वेशन बैलेंस है। तो बैलेंस इक्वेशन का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, दे रहा है 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ H2SO4 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वहां पर जो एल्यूमिनियम है वो कितना है 5.4 ग्राम
मींस अगर आप इसको एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए तो ये कितना मिल जाएगा 0.2 मोल, राइट। तो 0.2 मोल एल्यूमिनियम है, H2SO4 कितना है यहाँ पे 50 ml 5 मोलर। तो अगर आप यहाँ पे इसको मोल्स में कन्वर्ट करें तो 0.25 मोल आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको देखना है कि क्या रिएक्शन 100% होगी क्या, अगर नहीं होगी तो कितना कौन लिमिटिंग होगा। तो अगर 2 मोल की रिएक्शन 3 मोल से हो रही है तो 0.2 मोल के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे 0.3 मोल स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये 0.3 मोल होने चाहिए थे तो रिएक्शन 100% होती है, बट ये 0.3 नहीं है, 0.3 से कम है तो कौन होगा ये लिमिटिंग होगा और एक्सेस रिएजेंट कौन होगा एल्यूमिनियम। तो जो आप कैलकुलेशन करते हैं वो लिमिटिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर 3 मोल से 3 मोल हेडेन मिल रहा था तो 0.25 मोल से कितना मोल मिलेगा 0.25 मोल H2 यहाँ पे मिलेगा। तो मोल्स ऑफ H2 जो यहाँ प्रोड्यूस होंगे वो कितने होंगे 0.25 मोल, राइट। आपको पूछा गया है वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे nRT अपॉन P के अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे। n कितना है 1/4, r का वैल्यू 0.082 इनटू टेंपरेचर कितना 300 केल्विन अपॉन गिवन है, प्रेशर 1 atm गिवन है। तो कैलकुलेट कीजिए कितना होगा ये 8.2 into 3 upon 4 means 4.05 into 3, तो कितना मिल रहा है ये सॉरी 2.05 into 3, तो 6.15 लीटर विल बी योर करेक्ट। नेक्स्ट पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें। गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 17, बोला गया है यूरेनियम 238 is known to undergo radioactive decay to form lead 206 by emitting alpha and beta particle. A rock initially contains 68 into 10 to the power 6 gram of uranium 238. If number of alpha particle that it would emit during its radioactive decay of 238 to lead 206 in 3 half-life is z into 10 to the power 18, then what is the value of z? तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ यहाँ पर अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हुए होंगे। तो अगर हम बात करें जब यूरेनियम 238 से लेड 206 आता है तो अल्फा पार्टिकल भी यहाँ पर बनेंगे He2 एंड बीटा पार्टिकल भी बनेंगे। तो अल्फा पार्टिकल के लिए आप 5 नंबर के डिफरेंस से देख सकते हैं। तो कितने अल्फा पार्टिकल 8 अल्फा पार्टिकल यहाँ पर बनने वाले हैं और बीटा पार्टिकल कितने बनेंगे यहाँ पे 6 बीटा पार्टिकल। हालांकि बीटा पार्टिकल के नंबर का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको अल्फा के लिए ही पूछा था, राइट। तो यहाँ पे कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल से कितने अल्फा पार्टिकल 8 मोल अल्फा पार्टिकल यहाँ पर बन रहे होंगे। तो कितने यहाँ पर कितने मोल यूरेनियम के इधर लेड में कन्वर्ट हुए वो आपको देखना है। तो आपको 3 हाफ लाइफ की बात की है तो हम क्या बोलते हैं रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर 3 हाफ लाइफ क्या होता है R0 अपॉन 2 पावर n। तो यहाँ पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर 3 हाफ लाइफ कितना हाफ लाइफ है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हैं 3 गिवन है। तो मींस रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना होगा R0 by 8। तो रिमेनिंग अगर इतना था तो यहाँ पर इनिशियल और रिमेनिंग का जो डिफरेंस होगा वो किस में कन्वर्ट हुआ होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। मींस कितने मोल्स ऑफ यूरेनियम के यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम कन्वर्टेड इनटू लेड कितने होंगे 7/8 ऑफ इनिशियल। तो इनिशियल मोल्स कितने थे R0, इनिशियल मोल्स कितने थे यहाँ पे 68 10⁻⁻6 अपॉन 238। तो इनिशियल मोल्स इतने थे। तो मोल्स कन्वर्टेड इन लेड कितने हो जाएंगे यहाँ पे 68 इंटू 10⁻6 अपॉन 238 इंटू 7/8, ठीक है। तो R0 यहाँ पर इतना था। तो इतने मोल्स अगर 1 मोल कन्वर्ट हो रहा है तो इतने अल्फा बन रहे हैं, अगर इतने मोल कन्वर्ट होंगे तो उसके 8 टाइम्स अल्फा पार्टिकल यहाँ पे बनेंगे। तो मोल्स ऑफ अल्फा प्रोड्यूस्ड कितने होंगे यहाँ पर इसका 8 टाइम्स 68 इंटू 10⁻6 अपॉन 238 इंटू 7/8 इंटू 8। तो इतने मोल्स अल्फा के यहाँ बनेंगे। आपको क्या बताना है नंबर ऑफ अल्फा। तो 1 मोल में कितने होते हैं Na के बराबर, तो इतने में कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय Na। तो 68 इंटू 10⁻6 अपॉन 238 इंटू 7 इंटू Na 6.02 इंटू 10⁻23।
तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आप चाहे तो कर लीजिए, इसको यहाँ पे 240 कंसीडर करके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा नियर बाय वैल्यू मिल जाएगी। बट अगर आप ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ये लगभग 12 इंटू 10⁻17 के बराबर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल मिल जाएंगे। अब आपसे ये बोला है कि इस टर्म में z इंटू 10⁻18, तो ये कितना होगा 1.2 इंटू 10⁻18, तो आपका z का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 1.2 हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल इजी लेवल का क्वेश्चन था।